बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या दुनिया एक ऐसी जंग दहाने पर खड़ी है जहां एक गलत फैसला आलमी मईशत को तबाह और नक्शे को तब्दील कर सकता है? आबनाए हरमस की बंदिश सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होगा बल्कि आपकी जिंदगी की हर जरूरियात को आग लग जाएगी। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? घड़ी की सुइयां जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। आने वाला सूरज जो है अमन का पैगाम लाएगा या बारूद का धुआं? तेल, सियासत और खून, अबनाए हरमस में बढ़ती हुई कशीदगी का वो सच जो आलमी मीडिया आपको नहीं बता रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ख़ाबर यूसुफ। आज की अहम तरीन आलमी और इलाकाई डेवलपमेंट के साथ आपकी खिदमत हाजिर हूँ। आज की बड़ी खबरें कुछ यूँ हैं। सबसे बड़ी खबर बहरे हिंद और खलीज से आ रही है, जहाँ ईरान ने एक बार फिर आबनाए हरमस को बंद करने का ऐलान कर दिया है। ये फैसला इस वक्त सामने आया है जब अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी खत्म करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक किरदार जो है जिसमें है कि इलाकाई दफाई मुआहदा यानी कि SMDA के तहत एक बड़ी पेशरफ्त जो है वो हो रही है। पाकिस्तान के 10,000 से ज़ायद रेगिस्तानी दस्ते सऊदी अरब और यमन की सरहद पर पहुंच चुके हैं। ये खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील करने की जानब एक अहम कदम माना जा रहा है। पाकिस्तान और चीन का 5 नुकाती मंसूबा, इधर इस्लामाबाद में होने वाले अमन मुज़ाकरात में अगरचे डेडलॉक मौजूद है, लेकिन चीन ने बहरी तिजारत की बहाली के लिए एक नया 5 नुकाती फार्मूला पेश कर दिया है। इस मंसूबे का मकसद आलमी तजारती राहदारियों को दोबारा महफूज बनाना है। गजा के हवाले से ट्रंप इंतजामिया की बोर्ड ऑफ पीस पर मुशावरत के लिए मुस्लिम ममालिक का हंगामी इजलास तरकिया में तलब कर दिया गया है। तेहरान ने फिलहाल किसी भी एक तरफा जंगबंदी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। इन तमाम कशीदगियों के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। कई बड़ी शिपिंग कंपनियों ने आबनाए हरमस से अपने जहाज हटा लिए हैं, जिससे सप्लाई मुतासर होने का खदशा है। आज हम आपको ताज़ा तरीन जो अपडेट अभी दे रहे हैं कि व्हाइट हाउस के अहकाम और इंतरादो एजेंसी के मुताबिक नायब सदर JD वेंस आइंदा चंद रोज में इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। वो ईरान के साथ होने वाले अहम मुज़ाकरात में अमेरिकी वफद की क़यादत करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इससे कबल जो है जो ABC न्यूज़ को एक इंटरव्यू में कहा था कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर यह दौरा मनसूख किया जा सकता है। ताहम ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक ये दौरा अभी भी शेड्यूल का हिस्सा है। तोको है कि JD वेंस मंगल 21 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जहां वो एक आला सतह की मुलाकातें करेंगे। वफद के अरकान वही जो पहले थे, उसके लिए भी वही अरकान होंगे। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में तनाज़ात को ख़त्म करने और मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल करने पर जोर दिया है। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार जो है वो बहुत अच्छा किरदार जा रहा है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है वो किसी भी ग्रोही जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि सिर्फ अमन का शिरकतदार होगा। इस्लामाबाद में होने वाले हालिया अमन मुज़ाकरात और आला सतही के वफूद की आमद इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर पुरअमन और अमन के लिए कितना संजीदा है। मशरक़ वुस्ता और जनूबी एशिया में अमन बराह रास्त पाकिस्तान के मुआशी और दफ़ाई मफादात से जुड़ा हुआ है। इसलिए पाकिस्तान सुपर पावर्स के दरमियान डायलॉग को फ़रोग़ जो है वो दे रहा है। अब बात ये है कि जंगबंदी की जो डेडलाइन है वो 21 मेरे ख्याल में उसको ख़त्म होगी, लेकिन USA का जो वफद है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो भी पहुंच रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उसको या तो एक्सटेंड कर दिया जाएगा या वो सूरत हाल जो है यकीनी तौर पे जंग की तरफ जो है नहीं निकलेगी। गजा में और मुल्का इलाकों में इंसानी अलमिया इस हद तक पहुंच चुका है कि अब मजीद तखीर जो है आलमी ज़मीर पर बोझ बन रही है। अगर कल तक मुआहदा ना हुआ तो हिजबुल्लाह और ईरान की बराह रास्त मुदाखलत के अमकानात 90% तक बढ़ जाएंगे। अमेरिका का जो दबाव है, ट्रंप इंतजामिया इंतखाबात और अंदरूनी दबाव के बायस चाहती है कि जल्द अज जल्द कोई डील सामने आए ताकि खित्ते को बड़ी तबाही से बचा लिया जाए। तो ये तो थी हमारी आज की, जिस पे हमने बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है
हमारे पैनलिस्ट होंगे, उनसे भी हम आपका तारुफ करवाएँगे। लेकिन जो है इसको थोड़ा-सा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, तो हम पैनलिस्ट से आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ इस वक़्त मौजूद है, लाहौर से हमें जॉइन किया है जनाब ब्रिगेडियर ज़फ़र डार साहब ने, और रावलपिंडी से हमें जॉइन किया है जनाब कर्नल अतुर रहमान ने। 1 सेकंड अगर मुझे दे दें, तो मैं एक कॉल बड़ी ज़रूरी आ रही है, मैं ले लेता हूँ। का आगाज़ जो है हम ब्रिगेडियर साहब से करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, अगर ईरान जो है अपनाए हरमज़ को बंद करता है या कर दिया उन्होंने, तो टेक्निकल तौर पर वो इसे कितने अरसे तक ब्लॉक रखने की सलाहियत है? आपकी आवाज़ थोड़ी-सी मध्यम हो रही है। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ईरान जो है उसने आबनाए हरमज़ उसको बंद कर दिया है, तो टेक्निकली तौर पर वो इसे कितने अरसे तक ब्लॉक रखने की सलाहियत रखता है? देखिए, ये जो आबनाए हुर्मुज़ को ब्लॉक रखना है, इसमें ईरान ने ये अरेंजमेंट किया हुआ है कि उसने 2 लेन्स जो हैं उनको खोला हुआ है, जो कि ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर से गुजरती हैं। इन 2 शिपिंग लेन्स के अलावा ईरान ने जो बाकी पोर्शन है आबनाए हुर्मुज़ का, उसमें से कुछ ईरान का पोर्शन है और बाकी जो है वो टेरिटोरियल वाटर में आता है ओमान के। उस सारे हिस्से को ईरान ने कहा है कि मैंने माइन किया हुआ है, उसमें समुद्री माइंस जो हैं वो मैंने लगाई हुई हैं, लिहाजा उस एरिया से पैसेज जो है शिप्स का वो बहुत रिस्की होगा। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो ईरान के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है बिल्कुल, कि वो इस आबनाए हुर्मुज़ को बंद रख सकता है। अब ये है कि कितनी देर तक बंद रख सकता है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ईरान को कितनी कंपल्शन ईरान के ऊपर अमेरिका जो है वो इम्पोज कर सकता है कि ईरान जो है वो आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल जो है वो छोड़ने पे तैयार हो जाए। उस छोड़ने का 2 ही तरीके हैं, एक तो ये है कि नेगोशिएशन से छोड़ा जाए, और दूसरा तरीका ये है कि अगर ईरान नेगोशिएशन पे छोड़ने पे नहीं मानता, तो फिर उसका कोई मिलिट्री एक्शन किया जाए। अब मिलिट्री एक्शन जो है उसके 2 तरीके हैं। एक तो वो तरीका है जो कि अमेरिका ने अभी इम्पोज किया हुआ है, वो ब्लॉकेड की शक्ल में है। लेकिन ये है कि ब्लॉकेड जो होता है, नेवल ब्लॉकेड के असरात जो हैं वो फौरी तौर पे नहीं आते, वो कैलकुलेट किए जाते हैं कि उसके असरात कितनी देर में आएंगे। ईरान की सूरत में अभी जो मौजूदा सिचुएशन है, इसके लिहाज से माहिरीन का ख्याल है कि ईरान के ऊपर जो असरात हैं इस ब्लॉकेड के, वो जो नॉर्मल तजारत है उसके लिहाज से तो तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते में आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो उसकी ऑयल की तजारत है उस पे असरात आने तकरीबन उसके लिए 30 दिन दरकार होंगे। क्योंकि ईरान के पास अभी कैपेसिटी है कि उसके पास जो स्टोरेज करने की फैसिलिटी है अपने फॉर एग्जांपल ऑयल को, वो तकरीबन 30 दिन की है। 30 दिन के बाद वो स्टोरेज नहीं कर सकता, लिहाजा 30 दिन के बाद अगर वो अपने तेल के कुओं से तेल निकालता है तो वो फिर तेल रखने की कोई जगह नहीं होगी। और वो अगर जगह नहीं होगी तो फिर ईरान को वो कुएं जो है वो बंद करने पड़ेंगे। एक मरतबा ऑयल का कुआं अगर बंद हो जाए तो उसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये डैमेज है जो ईरान के ऊपर आना शुरू होगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा। दूसरा ये है कि जो नामल तजारत है ईरान की, जिसके अंदर फूड स्टफ भी है, मेडिसिन हैं और इस तरह की ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, वो जब शिपिंग बंद होगी तो वो हफ्ते 1.5 में उसके इफेक्ट्स जो है ईरान में आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ईरान में पहले ही इन चीज़ों की बड़ी किल्लत है। तो मज़ीद किल्लत पैदा होगी तो वो ईरान के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक कंपल्शन है जो ईरान के ऊपर इस ब्लॉकेड से आ सकती है कि वो किसी मुआहदे की तरफ आए। तीसरा तरीका ये है कि मिलिट्री एक्शन किया जाए, कि अमेरिका जो है चूंकि उसने फोर्स बिल्डअप जो है काफ़ी हद तक कर ली हुई है,
जैसे ही फोर्स बिल्डअप मुकम्मल होती है उसकी, तो वो बूट्स ऑन ग्राउंड करे, अटैक करे और हुर्मज़ क्या जो कंट्रोल ईरान ने संभाला हुआ है वो कंट्रोल उससे छीन ले मिलिट्री ताकत के जरिए से। तो ये 3 तरीके हैं। अब उसमें ऑप्शंस हैं अमेरिका के पास कि वो कौन सा तरीका जो है वो अपनाना चाहता है। बट मैं ये समझता हूँ कि ईरान शायद बहुत देर तक ईरान के लिए मुश्किल हो आबना हुर्मुज़ को रोकना, वो इस वजह से भी कि इसके रुकने से चले इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम एक क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल सा और फौजी क्वेश्चन है जो हम लेके जाना चाहते हैं कर्नल साहब के पास। कर्नल साहब, क्या अमेरिकी बहरिया और इसके इत्तेहादियों के पास माइन स्वीपिंग और कोई काउंटर करने का कोई ऐसा फौरी हल है जो आलमी सप्लाई चेन को मुतासर होने से बचा सके? थैंक यू वेरी मच खाबर साहब, जी। अपने प्रोग्राम में मुझे लिया है। तो बाकी सामीन और नाजरीन को आदाब। आपका सवाल बड़ा अच्छा सवाल है कि अमेरिकन की क्या कैपेबिलिटीज है माइन स्वीपिंग के बारे में। जी। जो इन्होंने 2 बहरी बेड़े इस वक्त लाके बहरे अरब में खड़े किए हुए हैं, जी। ये कैरियर ग्रुप्स हैं। अब ये कैरियर ग्रुप, हर कैरियर ग्रुप में माइन स्वीपर होते हैं, ठीक है ना। ये जो इनके साथ स्पोर्टिंग एयर नेवल शिप्स चल रहे होते हैं ना, वो सारे जो है वो माइन स्वीपिंग के कैपेबिलिटी होती है। इन्होंने 2 दफा उन माइन स्वीपर्स को बहरा हुर्मुज़ की तरफ अपना हुर्मुज़ की तरफ मूव करने की कोशिश की है, उसकी सफाई करने के लिए, लेकिन उन ईरानियंस ने उनको नजदीक नहीं आने दी है। अच्छा। यहाँ आपने याद रखना है, पहले अपने ब्रिगेडियर डार साहब ने बड़े अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया है स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में। मैं उसमें सिर्फ एक छोटी सी चीज ही ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो बहरे आबना हुर्मुज़ है, ये इंटरनेशनल वाटर है, ये किसी कंट्री का टेरिटोरियल वाटर नहीं है, ठीक है। हाँ, ये सारी की सारी अब इंटरनेशनल वाटर है। तो अभी क्योंकि इसके ऊपर कब्जा ईरान ने कर लिया है, पूरी के ऊपर, अगर ये टेरिटोरियल वाटर होता तो आधी जो थी ये ईरान की होनी थी, आधी ओमान की होनी थी। लेकिन इन्होंने सारे के सारे के ऊपर कैप्चर करके आधी से ज्यादा को माइन कर दिया है। टोटल ये 21 नॉटिकल माइल्स है, 21 नॉटिकल माइल्स। तो उसमें से अभी इन्होंने तकरीबन 2/3 को माइन कर दिया। अच्छा। और जो ईरानियन साइड पे तकरीबन कोई 5-6-7 किलोमीटर है जो कि इन्होंने माइन नहीं की है, जिसमें इन्होंने इन लेन्स क्रिएट किए हैं जाने और आने के लिए, वो यूज करते हैं सिर्फ शिप्स, और बाकी सारी जगह पे इन्होंने माइन कर दिया है। तो ओमान जो है वो ओमान को ये कह रहे हैं कि इसको हम खोलते हैं तो हम इस पे वो लगाते हैं टैरिफ लेवी लगाते हैं, और आप अपने हिस्से का ले लें, हम अपने हिस्से का। लेकिन ओमान ने कहा ये इंटरनेशनल वाटर है, हम नहीं इसमें से कोई पैसा नहीं कमाना चाहते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि बाकी चीजें तो डार साहब ने बड़ी अच्छी एक्सप्लेन कर दी कि इनके ईरान के ऊपर क्या इफेक्ट्स होंगे। लेकिन इसके साथ ये आप याद रखें कि जो कुछ पर्शियन गल्फ में है, ये जो 6-7 जीसीसी कंट्रीज हैं, इनका जितना ऑयल गैस और बाकी सारी जो ट्रेड है वो सारी की सारी इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ उसके थ्रू है। ये सिर्फ ईरान को ही नहीं इफेक्ट होगा, ये इफेक्ट जो है वो सारे कंट्रीज होंगे, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो सारे के सारे कंट्रीज होंगे अभी। और इसके साथ साथ आप देख लें कि जिन लोगों की इकोनॉमी ट्रेड इस ट्रेड ऑफ ऑयल एंड गैस इन गल्फ कंट्रीज के साथ है, वो भी इफेक्ट हो रहे हैं। इसमें चाइना जो है, चाइना की तकरीबन 14-15% जो टोटल ऑयल की ट्रेड है वो ईरान के साथ है। अभी बाकी कंट्रीज इसके अलावा हैं। तो वो चाइना तो नहीं अपने सप्लाई को रोकने देगा। ये कह तो रहे हैं सारे के सारे हमने ब्लॉकेड किया है, लेकिन जो चाइना की सप्लाई है वो कंटिन्यू है ईरान से। तो ईरान की जो मेजर सप्लाई ऑयल की हो रही है वो चाइना को हो रही है। तो इस सारे क्या जो
ब्लॉकेड नेवल ब्लॉकेड जो लगाया है अमेरिका का, मुझे उसकी मकसद नहीं समझ आता। उसका ज्यादा नुकसान जो है वो तो जीसीसी कंट्रीज को ही होगा। ईरान को क्या है, जब उसका सारा तेल की ट्रेड चाइना के साथ ओपन है, चल रही है, तो इसको उसकी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा? वो इफेक्ट तो ज्यादा क्या पाकिस्तान में पड़ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की भी उधर से सारी इकोनॉमी आ रही है, और उन लोगों के जिनकी ट्रेड उधर से हो रही है, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, बहरीन, ये सारी की सारी कंट्रीज इफेक्टेड है। ओमान भी इफेक्टेड है इससे। तो ये जो है ना, जो बड़ी इंटेलिजेंट गेम की है ईरान ने, कि उन्होंने जो ये जंग जो थी इसको फैला दिया सारी तरफ रीजन पूरे में, जिससे अभी सारे लोग इफेक्ट होते। अमेरिका जो है वो इसको जो ये किया, ये पहले भी कर सकता था, अभी क्यों? अभी सिर्फ ये शोशा वैसे ही इसने ट्रंप ने किया है अपने क्या कहते हैं डोमेस्टिक, जो उसकी लोगों की कंजम्पशन के लिए कि जी मैं बहुत प्यारा, क्योंकि वो लोग समझते नहीं है इस चीज को। ये जो चीज है इसका कोई इफेक्ट नहीं होना है। ये जो मर्जी चीज उधर ले करते रहे, अल्टीमेटली उनको खोलनी पड़नी है। तो ये चीजें इसी तरीके। और दूसरा एक बात याद रखें, ईरान की लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इट इज बॉर्डरिंग विद 13 कंट्रीज। अच्छा। आप किस किस को, हाँ, अभी ये जो गल्फ वाले कंट्रीज हैं ये तो अलहदा हो गए, लेकिन क्या अब ये बंद करने से क्या पाकिस्तान से उसकी ट्रेड बंद हो जाएगी? क्या टर्की से बंद हो जाएगी? अजरबैजान, आर्मीनिया, तुर्कमानिस्तान, रशिया, तो वहां से तो नहीं बंद हो रही ट्रेड, वहां से लैंड रूट्स तो खुले हैं, वो उधर से कुछ ना कुछ तो आता रहेगा। राइट। तो ये आप, ये हमें जहन में रखनी चाहिए। ये इस तरीके से नहीं होगा। ये क्या कहते हैं, अमेरिका की जस्ट ये अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के, मैं इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। और जैसे ये अब आज ये सारी शुरू हो गई है दोबारा डिप्लोमेटिक एक्टिविटी फॉर क्या पीस अकॉर्ड बिटवीन ईरान एंड यूएस, उसके साथ ही आप देखिएगा ये अगले 2 दिन में काफी चीजें जो हैं आपको क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। और सबसे पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज और ये जो सीज है ये उठाया जाएगा। और ये इस बात में आपको क्लियर, जो इनके मेन अभी डिफरेंसेस हैं, वो सारे जो डिफरेंसेस हैं वो न्यूक्लियर के बारे में। न्यूक्लियर की वो इन्होंने खाम खा पख डाली हुई है, वरना सारी चीजें तो पहले सेटल हो गई थी न्यूक्लियर में। वो अब ये कल से खबर उड़ी थी कि जी वो जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो पाकिस्तान को हैंड ओवर कर रहा है। तो वो भी अभी देखने की बात है, करता है कि नहीं करता, या क्या उसके बारे में फैसला होता है। लेकिन मेरे ख्याल में ये अभी इनको अल्टीमेटली जो है वो इस पे भी अमेरिकन को अपनी वो कंसेशंस देने पड़ेंगे ईरान को। ठीक हो बाकी गया। वरना वैसे तो नहीं ना आप उनको छोड़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा थैंक यू आगे वेरी मच। बढ़ते हैं, चलते हैं ब्रिगेडियर साहब की जान। ब्रिगेडियर साहब, अगर फर्ज कीजिए कि आबनाए हरमस की बंदिश की सूरत में ईरान जो है वो इसराइल बराह रास्त जंग पूरे खिते इंक्लूडेड अमीर खलीजी ममालक को अपनी लपेट में ले लेगी। देखिए, जो खलीजी ममालिक हैं उन्होंने तो एक खलीजी ममालिक ने तो एक पॉलिसी अपनाई हुई है कि वो ईरान के जो मिसाइल और ड्रोन अटैक्स हैं उनको रिएक्ट नहीं कर रहे, उनका रिएक्शन नहीं दे रहे। वो इसको रिएक्शन को अवॉइड कर रहे हैं। उसके सिलसिले में पाकिस्तान ने भी उनको एडवाइस किया था कि आप उनको रिस्पॉन्ड ना करें, क्योंकि उससे जंग जो है वो खिते में फैल जाएगी। जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप कहते हैं कि उन्होंने रिस्पांस नहीं किया था वो, लेकिन वो जो सारी अमेरिकन इंटरेस्ट की जो जगह हैं या उनके बेसिस हैं उन पे उन्होंने वो अटैक हुआ है या मिसाइल फेंके गए हैं। तो हाउ दे कैन रिस्पॉन्स, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट टू रिस्पॉन्स देम बैक। नहीं, वो देखिए, जो अमेरिकन मिलिट्री बेसिस थे सिर्फ उन पे अटैक नहीं हुआ है, बाकी भी काफ़ी जगहों पे मुख्तलिफ प्रीटेक्स्ट के ऊपर अटैक किया गया है। होटल्स के ऊपर किया गया है, रिहायशी इलाकों में किया गया है, डिसैलिनेशन प्लांट्स पे किया गया है, काफ़ी जगहों पे अटैक्स हुए हैं। और ये आरामको पे जो अटैक हुआ है और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स अल जुबैल में जो अटैक हुआ था, वो कोई मिलिट्री टारगेट्स नहीं थे। तो ईरान ने नॉन मिलिट्री टारगेट्स को भी अटैक किया है गल्फ के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के कहने पे वहाँ पे कंट्रीज ने बशमूल सऊदी अरब के
उनकी कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी कि वो रिएक्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, और इसीलिए नहीं किया कि इससे जंग जो है वो पूरे खित्ते में फैल जाएगी, और बजाय इसके कि जंग जो है वो इजराइल और ईरान के दरमियान में हो, वो मुसलमान मुल्कों के दरमियान में जंग जो है वो शुरू हो जानी थी। और यही काम जो है एक्चुअली ये जाहिर है, अगर ऐसा हो जाता तो इजराइल के लिए ये बड़ी एक सहूलत हो जाती। और मुझे समझ नहीं आती ईरान के जो मिलिट्री लीडरशिप थी, वो एक ऐसा काम कर रही थी जो इनडायरेक्टली मुसलमान उम्मत को लड़ा के तो इजराइल को फायदा पहुंचा सकता था। बट पाकिस्तान ने इस चीज को सेंस कर लिया कि ये ठीक नहीं है, लिहाजा इनके कहने पे बात वो नहीं हुई, और आगे बात इस तरह से नहीं बढ़ी कि मशरक़ वस्ता में मुसलमान मुल्कों का आपस में जंग शुरू हो जाए। तो वो जंग जो है बुनियादी तौर पे तो अमेरिका, इजराइल और अमेरिका और ईरान के दरमियान में ही रही। अगरचे ईरान ने जो अपने मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए हैं, उनमें से 83% जो अटैक्स हैं वो गल्फ के मुसलमान मुल्कों पे ईरान ने किए, और सिर्फ 17% अटैक्स जो है मिसाइल और ड्रोन के वो ईरान ने इजराइल पे किए। तो प्रोपोर्शन जो है एबनॉर्मल है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट एक अच्छी हिकमत अमली जो अपनाई गल्फ के कंट्रीज ने और पाकिस्तान ने, उससे ये वाली जो चीज़ है कि मुसलमान मुल्कों की आपस में लड़ाई हो जाए, वो अवॉइड हो गई। तो अभी भी मुझे आगे चांस नहीं लगते हैं। अगर ईरान जो है ये गल्फ का कंट्रोल नहीं छोड़ता, तो देखें उसमें जो गल्फ के मुसलमान ममालिक हैं वो आके इस कंट्रोल को नहीं छुड़ाएंगे, क्योंकि इसमें पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी ही अफेक्टेड है। लिहाजा हम देखते हैं कि इसमें एक तो अमेरिका कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कोई एक्टिव मिलिट्री एक्शन या अटैक से नहीं कर रहा, वो ब्लॉकेड से करने की कोशिश कर रहा है। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने भी एक कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस बुलाई 40 मुल्कों की। वहाँ उन्होंने भी डिस्कशन के बाद ईरान के ऊपर ये जोर दिया कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलें, क्योंकि इससे पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन जो है वो अफेक्ट हो रही हैं, लिहाजा ये ठीक नहीं है। तो ईरान के ऊपर एक आलमी दबाव भी बढ़ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए, लेकिन वो दबाव जो है प्राइमरीली मिलिट्री नहीं है। जो मिलिट्री दबाव है वो सिर्फ अमेरिका की तरफ से ही है, और वो भी अमेरिका जो है मिलिट्री अटैक या बूट्स ऑन ग्राउंड करके कंट्रोल लेने की कोशिश नहीं कर रहा हॉर्मुज़ की। अमेरिका जो है वो फिलहाल ब्लॉकेड के ऊपर वो कोशिश कर रहा है, और ये जो ब्लॉकेड है प्राइमरीली अमेरिका ये कह रहा है, सदर ट्रंप ने जो बयान दिया है उन्होंने कहा जी कि हमारा फोकस जो है ये ईरान की बंदरगाहों पे है, कि ईरान की बंदरगाहों से जो तिजारत हो रही है, ऑयल की है या कमोडिटीज़ की है, हमने उन जहाज़ों को रोकना है। उनको हमने ओपन सी में, अरेबियन सी में, पर्शियन गल्फ से नहीं आने देना, और अगर वो आएंगे तो हम उनको वापस भेजेंगे। तो जो अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट स्टाफ हैं उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में ये बताया कि हमने काफ़ी जहाज़ जो है वो वापस किए हैं, जो हमने ट्रेस किए थे वो ईरान की बंदरगाहों से आ रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा वो उनको हमने वापस किया है। यही बात सेंटकॉम के जो कमांडर हैं एडमिरल ब्रैड कूपर, उन्होंने भी यही बात की कि हम अभी तक ईरान की पोर्ट से जो जहाज़ आ रहे हैं उनको हमने नहीं आने दिया। उनका तो ये दावा था कि हमने चाइनीज़ जहाज़ों को भी नहीं आने दिया। अब आइडिया नहीं है कि ये दावा किस हद तक दुरुस्त है, बट उन्होंने ये कहा कि हमने चाइनीज़ जहाज़ों को भी नहीं आने दिया। और एक उन्होंने छोटी सी वीडियो भी दिखाई जिसके अंदर वो उन्होंने बताया कि एक जहाज़ जो है वो शिप्स को इन्होंने इंटरसेप्ट किया है और उनको कहा है कि आप वापस चले जाएं। वो जहाज़ जो ईरान की पोर्ट से आ रहे थे, और वो जहाज़ जो है वो टर्न करके तो वापस आब नाए हुर्मुज़ की तरफ चलना शुरू हो गए। तो इस तरह की इत्तलात हैं
जो कि ज़ाहिर है उसमें हम जो मीडिया सुनते हैं उसके मुताबिक हमें इत्तलात मिलती हैं जिनका हम इस प्रोग्राम में एनालिसिस करते हैं। तो जो मेरे पास इत्तलात पहुंची हैं वो ये हैं, इसके मुताबिक मैंने अपना एनालिसिस किया है। तो मैं ये समझता हूं कि आबरा हुर्मुज़ को जो खोलना है वो अमेरिका को, अगर ईरान कोई उसमें अमेरिका को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई कंसेशन देने को तैयार नहीं होता, तो इसका भी फिर जो अल्टीमेट हल है वो मिलिट्री एक्शन ही होगा, जिसके लिए अमेरिका को बूट्स ऑन ग्राउंड करने पड़ेंगे। ये मतलब, और अगर वो हुए तो जंग जो है दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि ईरान जो है आगे अगर मुज़ाकरात होते हैं, जैसा कि कर्नल साहब ने भी बताया कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने के इम्कानात बढ़ रहे हैं, तो फिर वो हमें पता चलेगा कि उस मुज़ाकरात की क्या आउटकम होती है। अगर उसकी आउटकम ऐसी हुई जिसमें ईरान आबना हुर्मुज़ खोलने को तैयार ना हुआ, तो फिर मुझे लगता है कि सिचुएशन जो है ना वो मिलिट्री एक्शन की तरफ जाएगी। और हमें दुआ करनी चाहिए कि ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा अगर हुआ तो फिर वो सिर्फ आबना हुर्मुज़ तक ही मिलिट्री एक्शन नहीं रहेगा, फिर से ईरान के ऊपर दोबारा से एयर स्ट्राइक्स और बाकी सिलसिला जो है वो जारी हो जाएगा। और वो जो है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। बट ठीक अल्लाह है। करे मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं और कोई आपस में एक दूसरे को कंसेशन दे के कोई सेटलमेंट बन जाए। थैंक यू वेरी मच। हमें ज्वाइन किया लॉस एंजल्स से जनाब डॉक्टर शकील राय साहब ने। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है लेकिन हमने प्रोग्राम को कर दिया। क्वेश्चन ये है सर कि पाक चीन जो 5 नुकाती एजेंडा और इलाकाई इस्तेहकाम जो है, क्या पाक चीन हालिया जो 5 नुकाती एजेंडा खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने में कितना मुआवन साबित होगा, और क्या ये इक़्तिदाम जो है वो इंडिया और अमेरिका के गठजोड़ का मौसूर जवाब है? नहीं, इंडिया देखो, इंडिया अमेरिका का तो जो है वो स्क्वाड में था, क्वाड जो था उन्होंने बनाया था। क्वाड का भी जो है वो उसकी अहमियत अब कम होती जा रही है, इट्स नॉट रियली एक्टिव। राइट। तो पाकिस्तान का इस तरह मिलिट्री अलायंस तो नहीं है उनके साथ, ना कोई इस किस्म का क्वाड है किसी के खिलाफ। और चाइना वाले ये काम करते भी नहीं है, उनका किसी के साथ भी मिलिट्री अलायंस नहीं है, ना वो नेटो और सेटो और इस किस्म का वो नहीं करते काम कुछ, ना हमारे साथ ऐसा है। वो 1 to 1 है, किसी एजेंडे के पे नहीं है वो। बाकी प्रैक्टिकली ये है कि ठीक है वो हमारी सपोर्ट करते हैं। अब ये जो हमारा पिछला जो मई वाला हुआ है उसमें भी उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, और जो हमारे पास मिलिट्री हार्डवेयर है उसमें भी उनका सब्सटेंशियल इनपुट है उनकी, तो वो ठीक है। बाकी पाकिस्तान की तरफ से कोशिश जरूर है कि इंडिया के से बैलेंस के खिलाफ जो है हमें एक बैलेंसिंग फोर्स हमें होना चाहिए। इंडिया को जो है वो कोई ओवरराइडिंग मिलिट्री या डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ नहीं मिलनी चाहिए। और पाकिस्तान हैज रेजिस्टेड सो फार वेरी इफेक्टिवली, मिलिटरीली भी, डिप्लोमेटिकली भी। इकोनॉमिकली हम कमजोर हैं, वो दैट्स आवर वीक पॉइंट। बाकी जो है वो हम कोई इंडिया से ऐसा मुकाबला नहीं कर रहे। हमें अपना मुल्क चलाना है, अपने हिफाजत करनी है। और तो उस लिहाज से वो ठीक है। जो पाकिस्तान के जो पाँच पॉइंट उन्होंने जो आयात दिए थे वो उनके स्टैंडर्ड 5 पॉइंट्स हैं। वो यही कह रहे कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको फॉलो किया जाए, उसके मुताबिक चलाया जाए। ट्रेजेडी ये है कि जिसे इंटरनेशनल ऑर्डर कहते हैं, रूल्स बेस्ड ऑर्डर कहते हैं, और वो यूनाइटेड नेशंस वाला सारा सिलसिला जो है वो बनाया अमेरिका ने है। अमेरिका खुद जो है वो उसको जो है वो उसको उखेड़ रहा है, उसको जो है वो वायलेशन कर रहा है, उसके खिलाफ जा रहा है हर और वो लोग जो जिन्होंने ये नहीं बनाया, आउटसाइडर थे, एंड दे हैव ऑलवेज सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस, उनके खिलाफ सारा इस्तेमाल होता रहा। वो कहते हैं चीन की तरफ मेरा इशारा है, सोवियत यूनियन रशिया है। वो लोग कहते हैं कि नहीं जी, उन असूलों को जो है रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर जो उसको कायम रखा जाए, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू काम किया जाए। तो ये जो नया सूरत हाल बन रही है, अब आगे किस तरह बनेगी क्या होगा वी डोंट नो, लेकिन नई सूरत हाल जो बन रही है उसमें ये है कि अमेरिका का वो यूनिपोलर रोल जो है वो नहीं रहेगा।
और अब भी वो नहीं है, लेकिन अमेरिका को इसका एहसास करना चाहिए कि दे आर नॉट द ओनली सुपर पावर नाउ, देयर आर टू बिग पावर्स नाउ, रशिया है, चाइना है, तो उसको दे हैव टू टेक देम इनटू अकाउंट। और मिलिटरीली भी जो है, अमेरिका ने पहली दफा ये नजर आया अमेरिका को कि वो मिलिटरीली भी पीछे रह गए हैं, बिकॉज दे हैव नॉट बीन एबल टू अडेप्ट। राइट। वो जिस तरह वो एक होता है कि एक बहुत बड़ी मशीन होती है, एक बहुत बड़ा पहलवान होता है, वो किसी छोटे से टकरा जाए तो उसको वो समझ नहीं आती कि इसको कैसे हैंडल करना है मैंने। अब इनका मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो मिसाइल फायर करते हैं, आगे से ड्रोन जो आ रहा होता है वो $20,000 का ड्रोन होता है वो। तो वो जो इम्बैलेंस है वो एक्सपेंसेस में और आगे से जो आपका एनिमी आ रहा है उसका वो इम्बैलेंस इतना ज्यादा है इनका। तो ये इनके प्रॉब्लम्स हैं। और फिर इनके जो जहाज खड़े खड़े जो नुकसान हुआ है, मतलब ईरान हैज नॉट बीन एबल टू डिफीट देम इन द एयर, लेकिन जहाज जो खड़े हुए वहां पर बेसिस पे वो तबाह हो गए, कितने एवॉक्स तबाह हो गए हैं, रिफ्यूलिंग जो एयरक्राफ्ट इनके वो तबाह हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं कितने ज्यादा। अभी एक जहाज यहाँ कनाडा में उतरा है कोई, उस पे मुझे तो नहीं समझ इसके, लेकिन ये बता रहे थे लोग कि ये देखें ये इसके पैचेस लगे हुए हैं। वो किसी रिलायबल न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट थी कि इस जहाज की रिपेयर की गई है, वो मिलिट्री का, आई थिंक C-130 था वो, कि इसकी रिपेयर की गई है, इसको डैमेज हुआ है। तो वो इनका जो डैमेज हुआ है वो इम्बैलेंस जो है वो इनसे रिकवर करना मुश्किल है इनको। बाकी चाइना जो है दे आर नॉट सीकिंग फॉर कॉन्फ्रंटेशन विद अमेरिका और विद एनीवन, उनके उनके हक में भी नहीं है। अमेरिका का जो तरीका रहा है वो अभी उनको उससे पीछे हटना होगा। यू कांट गो लाइक दैट कि मुसलसल जो है आप मिलिट्री पावर से जो है आप डिक्टेट करें। अभी ट्रम्प जिस तरह कह रहा है कि हैक से जिस तरह कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हमारे में इतनी ताकत है हम ये कर लेंगे। देयर इज अ लिमिट। मिलिट्री पावर जो है उसकी एक लिमिट है, उसके आगे जितनी मर्जी मिलिट्री पावर उसके आगे आप नहीं जा सकते, वो आपका मसला हल नहीं कर सकता। और फिर मिलिट्री पावर जो है इसमें स्ट्रेटेजी भी ना हो, कोई विजन भी ना हो, तो फिर वो तो आपके गले पड़ेगा ना। वो नुकसान करेंगे, अपना भी करेंगे, दूसरों का भी करेंगे, लेकिन आपका मकसद हल नहीं होगा। That's थैंक यू। how's the demeanor you are, observe कर रहे हैं अमेरिका का और ईरान का इस सिचुएशन में, क्योंकि वो पीस टॉक इस्लामाबाद में 21 को वाइस प्रेसिडेंट भी ट्रेवल कर रहे हैं वहां पे। What you think about that? What is going to become out after all this? भाई देखो, दोनों तरफ से प्रॉब्लम ये है कि वो दे आर हॉस्टेज टू देयर होम कॉन्स्टिट्यूएंसी। दोनों तरफ से प्रॉब्लम ये है। ईरान की तरफ से भी ये हुआ कि ईरान को जो उन्होंने जब ऐलान किया कि हरमुज खोल दिया गया है, इराक़ी का जो स्टेटमेंट था, अगर जो वो कंडीशनल था, लेकिन वो जो लफ्ज़ था कि फुली ओपन, तो वो उसको लोगों ने पकड़ लिया। हालांकि आगे उसने लिखा था कि विदाउट कंसेंट और इस किस्म की बात थी उसमें, लेकिन उस पर जो पुश बैक उसको मिला है ईरान के अंदर से, और फिर IRGC ने जिस तरह स्ट्रांगली उसको रिएक्ट किया है और उसको Right. रिजेक्ट किया है, तो वो इट शोज के वहां पर भी ये प्रॉब्लम, यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो खुद प्रेसिडेंट का जो बेस है वो कह रहे हैं कि जंग की क्यों है, आपने जंग में गए क्यों हैं। इसराइल के खिलाफ जो है यहाँ पहली दफा इसराइल के खिलाफ ओपनली लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये इसराइल की जंग, इसराइल की जंग है, हमारी जंग तो है ही नहीं, हम इसमें क्यों हैं, हमारा कोई कुछ ताल्लुक, किस जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो एक प्रॉब्लम तो ये है इनका, अब इसको कैसे, और उस ईरान वालों का प्रॉब्लम ये है कि उनके पास जो लीडर था, जिसके हाथ में था सब कुछ, जिसका हुक्म चलता था, उसको मार दिया उन्होंने पहले ही। और ये अमेरिका की गलती थी। इनका ख्याल था कि उसको मारने से हल हो जाएगा, उसके मारने से मसला उलझ गया है। अब वो सेंटर ऑफ पावर जो है वो सेंटर ऑफ पावर डिफ्यूज हो गए हैं। देयर इज नॉट वन सेंटर ऑफ पावर। अली खamenei के होते हुए अगर जो कहता है लोगों को मानना पड़ता था। IRGC वाले भी मानते और प्रेसिडेंट भी मानता और फॉरेन मिनिस्टर भी मानता, सारे मानते उसकी बात। अब सूरत हाल ये है वहां पर कि कोई एक अथॉरिटी ऐसा सच नहीं है। मुश्तबा ठीक है, वो राहबर है, लेकिन उसको अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करने में टाइम लगेगा। और वो पता नहीं उसकी सेहत का भी मसला है, सेहत उसकी कैसी है। तो एक तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला है। दूसरा ये डिमांड्स जो अमेरिका डिमांड्स कर रहा है, उस भाई ये इस किस्म की बातें जो हैं, इस किस्म की डिमांड्स जो हैं, ये आप अंदर बैठ के आराम से बात करते हैं।
ये सुबह शाम जो है वो ट्वीट हो रहा है, सुबह शाम जब ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये दो, हमें वो दो, इस तरह मुज़ाकरात नहीं होते। वो तो सर्कस ही इस तरह लगा हुआ है जी। इस तरह तो सौदा भी नहीं होता। आप बाजार में सौदा लेने जाएं, किसी से आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें, किसी से आप कोई सौदा करना चाहें और खड़े होकर आप इस तरह शोर मचाएं सारे मोहल्ले में, तो सौदा भी नहीं होता आपका। सौदा भी आप आराम से बैठ के बात करते हैं, भाई यहाँ भी ये इतने पैसे कर लो, इतने कम कर लो, बाद में ले लेना, ये करना वो करना, आराम से बात करते हैं। अब सुबह शाम धमकियां लगाएंगे तो फिर अगला क्या करेगा? चलें ठीक अब है, ईरान धमकियां हम देखते हैं कि कर्नल साहब कैसे धमकियां लगाते हैं। कर्नल साहब, हम तो थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान जो है इस वक्त गैर जानबदारी, न्यूट्रल जो है उसका चैलेंज है। पाकिस्तान ने भी वाजे किया है कि वो किसी भी ग्रोही जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन क्या मुआशी मजबूरियां पाकिस्तान को किसी एक ब्लॉक पॉलिटिक्स की तरफ झुकने पर मजबूर कर सकती हैं? क्या ये आपका सवाल जो है काफी इंटरेस्टिंग है। मैं इसमें सिर्फ ये कहूंगा, क्या पाकिस्तान ने की कभी माशी मजबूरियां पिछले 78 साल में जब से ये इमारत वजूद में आया है, क्या इसने अपनी माशी मजबूरियों पे काबू पाया? पाकिस्तान इन माशी मजबूरियों के साथ ही जी रहा है, ठीक है। तो उसने किसी के अंडर तो लगा नहीं है, वो नहीं, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी चलता रहा। एडवांटेज तो ले हाँ, सकता है इस सूरत हाल से। अपनी अल्लाह ताला ने इसको बनाया इस तरीके से कि ये अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी के साथ चलता रहा है, ठीक है ना। तो वो चाहे कभी ये सीटों में रहा, कभी सेंटो में रहा, कभी क्या कहते हैं आरसीडी बना ली, कभी अब ईसीओ बन गया है, फिर एससीओ बन गया है, फिर यूएनओ के तहत चलता रहा। तो ये सारी चीजें, फिर पाकिस्तान ने जो मेजर चीज जो आप कह रहे हैं ना हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ आई है, वो हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ, ये दो हमने जो जंगें लड़ी है ना 79 ऑनवर्ड, जो अफगान जंग है, अफगान जंग में जो आपने क्या कहते हैं आपकी 1988-89 तक जब तक ये हुआ जेनेवा अकॉर्ड हुआ, उसमें आप एक बात याद रखें, जरा माशियात का एंगल भी उसका देखें और मिलिट्री एंगल भी उसका देखें। मैं आज ये पढ़ रहा था कि जो सिर्फ क्या कहते हैं 79 टू 88 तक पाकिस्तान का ये 9 इयर्स का पीरियड था, कि 10 साल का जो पीरियड था, इसमें पाकिस्तान के पास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली $27 बिलियन की एड आई थी, मुख्तलिफ क्या उसके तरीकों से। अभी ये सारी चीजें आपने कुछ अफगान हेड पे ली, महाजरीन के सिलसिले में कुछ आपने आईएमएफ से ली, कुछ अमेरिका ने डायरेक्ट एड दी आपको, कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने दी, कुछ नेटो कंट्रीज ने दी, कुछ आपको क्या वर्ल्ड बैंक ने डेवलपमेंट के चक्कर में दी। ये सारी चीजें जो अगर आप देखें 27 बिलियन उसमें आया, तो आपको वो जंग लड़ी आपने, ये इतने पैसा भी आपको मिला साथ, और आपके अगर वो जंग पे लगा तो कुछ आपकी मईशत पे भी लगा। इसके बाद आप देखते हैं कि इन्होंने अमेरिकन ने आपके ऊपर से हाथ उठा लिया। आपका अगला पीरियड जो शुरू होता है वो 1989 से लेके 99 तक का है, जब तक ये 9/11 नहीं हुआ। तो उस पीरियड में आप क्या कुछ देखा कि आपने जो अपना मिलिट्री बिल्डअप किया था, थ्रेट्स आपकी ज्यादा है, फिर आपने कोई इंडिजिनसली अपने आप को क्या स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की और प्रोडक्शन भी आपने की, उसमें खासतौर पर मिलिट्री में आपने की। और वो आपने देखा कि आपने जो एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट की है, अमेरिका ने आपको F-16 देने से इनकार कर दिया, आपके पैसे भी खा गए, बाकी चीजें भी हुई। तो आपने कुछ इंडिजिनियसली अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर डेवलप किया। उस डेवलपमेंट में आपके कुछ ना कुछ आपने खुद से, और उसमें आप कुछ मौशी तौर पे दबे भी, और आपके उस वक्त क्वासी डेमोक्रेसी चलती रही, कोई गवर्नमेंट आई, 2 साल चली, 3 साल चली, बस इसी तरह आपका ये इस पीरियड में चलता रहा। फिर 99 में जब 9/11 आया, मुशर्रफ साहब आ गए थे, और फिर आपका ये एक 9/11 तो 2000 में आया ना, तो ये पहले 1.5 पीरियड इस तरह, लेकिन 2000 के बाद टिल ये क्या कहते हैं जो वॉर ऑन टेरर चली, इसमें जो आपके पास पैसा आया ये बड़ा अनगिनत आया, विच इज अनप्रेसिडेंटेड। इतना उस वक्त की सेइंग है कि 2000 से बैकवर्ड
पाकिस्तान बनने 1947 से लेके 2000 तक इतना पैसा नहीं आया था पाकिस्तान में जितना 2000 के बाद 2000 ये 14-15 तक जो वॉर एंड टेरर चली उसमें where is that money though? तो मेरी जरा 1 मिनट बात मुकम्मल होने दें कि ये जो मिलिट्री आपने डेवलपमेंट की है इन दोनों पीरियड्स में, अफगान वॉर में फर्स्ट में और फिर बाद में वॉर ऑन टेरर में, यही है कि इसने आपको इतना मिलिटरीली हार्डेंड किया है, बोथ आर्मामेंट में भी और फोर्सेस की डेवलपमेंट में भी, और वो उसका रिजल्ट हम आज ये देख रहे हैं। तो ये हमने जो अब क्या जो भी हमारे पास पीरियड जो एड्स आती रही और मिलिट्री पैकेज आते रहे, वर्ल्ड पावर के अमेरिका का जो इंटरेस्ट था अफगानिस्तान में वो हम लुक आफ्टर करते रहे, उससे ये हमारी सारी स्ट्रेंथ हमें मिली है। तो ये एक हमने अल्लाह ताला ने हमें ऐसा सपोर्ट किया है कि हम किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं गए हैं और हमारा ये चलता रहा। अब आज एज इट इज टुडे हम मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली बहुत स्ट्रांग हैं, सिर्फ इकोनॉमिकली हम जरा थोड़े से वीक है, लेकिन अब इसका हमने देखना है कि हम कैसे फायदा उठाते हैं। आपने एक तरफ सऊदी अरब के साथ डील कर लिया और दूसरी तरफ आप टर्की के साथ भी चल रहे हैं कि वहां भी हो जाए, लेकिन अब मुझे आगे यूं लग रहा है कि जब ये अकॉर्ड हो जाएगा जो इन फ्यूचर गेम होगी उसमें आप देखिएगा कि ईरान के साथ भी हमें चलना पड़ेगा, ईरान की सर्वाइवल हमारे साथ होगी और उसमें आप देखिएगा हमारा इकोनॉमिक कंडीशन भी बढ़ेगी और बाकी चीजें भी हालात बेहतर होंगे। और ये जरा आज के अभी ये इस अकॉर्ड के बाद या ये जो हालात जंग के हैं इसके बाद जो हालात है उनमें पाकिस्तान का रोल जो रीजनल पावर या मिडिल पावर का वो बड़ा सिग्निफिकेंटली सामने आना है और ईरान का भी आना है। तो इन दोनों को मिलकर चलना पड़ेगा और सारी चीजें बेहतर होंगी और इनके मिलकर चलने की वजह से आपका जो ये रिसोर्सेज हैं बथेरे आपके जो आप एक कोऑपरेशन चलेगी रीजन में वो आपको इकोनॉमिकली बड़ी स्ट्रेंथ देगी। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते चलते हैं। ब्रिगेडियर साहब मुआशी तौर पे करण साहब बात कर रहे थे कि जो सूरत हाल है, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के पास जो मौजूदा मुतबादल पाइपलाइन जो आप नए हरमस को बाईपास करती है, कितने फीसद आलमी तलब को पूरा कर सकती है? ये आप बात कर रहे हैं जो सऊदी अरब में है? सऊदी अरब जो मुतबादल पाइपलाइन का जो उसको बाईपास करती है ना आप नए हरमस को, ये आप कह रहे हैं जो सऊदी अरब ने बनाई हुई है और रेड सी में जाती है? राइट। ओके, वो उसकी कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 4 से 6 मिलियन बैरल पर डे है, जो कि सऊदी अरब जो है वो यम्बो की जो इनकी पोर्ट है रेड सी में उसकी तरफ वो डेली ट्रांसफर कर सकता है और वो कर भी रहा है। इसके अलावा इन्होंने प्लान किया है कि जो बाकी गल्फ कंट्रीज हैं जैसे कुवैत है, जैसे कतर है और यूएई है, इनको भी मतलब इस तरह से सऊदी पाइपलाइन है उसके साथ लिंक किया जाए कि ग्रेजुअली जो इन्हिसार है ये पर्शियन गल्फ के ऊपर इनका वो कम हो जाए और रेड सी की तरफ इनकी ओरिएंटेशन ज़्यादा हो जाए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो फिर ये कंप्लीटली जो सप्लाई चेन है ये पर्शियन गल्फ से एनर्जी की वर्ल्ड की वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब ना हो जाए, बल्कि उसके ऊपर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट जो है वो ना आए। तो इस तरह की ये प्लानिंग अभी ये सुन रहे हैं कि इस तरह की डिस्कशंस हो रही हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि ये जो पाइपलाइन है एक तो ये कह रहे हैं कि रेड सी की तरफ जाएगी और दूसरी पाइपलाइन जो है वो इन्हीं मुल्कों का ऑयल जो है वो लेके तो ओमान के रास्ते से अरेबियन सी में भी आ जाएगी। तो यानी कि ये दो रास्ते हो जाएंगे, एक रेड सी की तरफ एक ओमान की तरफ, जहाँ से के सप्लाई जो है मिडल ईस्ट गल्फ कंट्रीज के ऑयल की वो दुनिया को शुरू हो जाएगी। उससे ये हो जाएगा कि पर्शियन गल्फ के थ्रू से जो शिपिंग हो रही है एनर्जी की वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ये जो प्रोजेक्ट जिनका डिस्कशन हो रही है आजकल,
इनका कह रहे हैं कि अगर ये शुरू हो जाए तो इनकी कंप्लीशन का जो टाइम है वो तकरीबन 5 साल है। तो अच्छा। आज से 5 साल के बाद जो पर्शियन गल्फ के अंदर से ट्रांजिशन है ऑयल की और गैस की फॉर द वर्ल्ड कम्युनिटी, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ईरान की तो रहेगी, ज़ाहिर है ईरान के पास तो और कोई ट्रांजिशन का कोई और मींस नहीं है। उसलिए जितनी भी एनर्जी उसकी प्रोड्यूस होती है और जो भी उसकी तजारत है वो पर्शियन गल्फ और स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से ही होनी है। बट बाकी जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उनके पास सऊदी अरब के थ्रू रेड सी की भी ऑप्शन अवेलेबल है और ओमान के थ्रू उनके पास ये जो अरेबियन सी है इसकी भी ऑप्शन अवेलेबल है। और एक पोर्ट है दुबई की जो अल फुजीरा है, वो भी इधर अरेबियन सी में ही खुलती है, तो वो भी एक पोर्ट जो है वो अवेलेबल है। तो यानी कि अगर फ्यूचर में 5 साल के बाद, 5 साल का मिनिमम पीरियड बता रहे हैं, 5 साल के बाद अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें जो आज ग्लोबल सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन हुई है स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के बंद होने की वजह से, वो नहीं होगी। जिसका मतलब है कि ईरान के पास ये जो एक स्ट्रेटेजिक लीवरेज आज मौजूद है वो अपनी वैल्यू जो है वो लूज कर जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरह से ये अल्टरनेटिव प्लानिंग कर रहे हैं कि जिससे स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की वजह से प्रॉब्लम ना हो। तो ये है। बाकी जो आप अभी डिस्कशन हो रही थी यहाँ के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की, तो डेफिनेटली मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि मिडल ईस्ट का एक नया जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो डेफिनेटली रीडिफाइन होगा। अब वो कैसे डिफाइन होता है वो डिपेंड करेगा कि मुआहदा क्या होता है अरब ये इनके ईरान और यूएसए के दरमियान में। वो उससे हमें इंडिकेशन ज़्यादा क्लियरली मिलेगी। अभी हम अंदाज़ा ही कर सकते हैं और जब वो मुआहदा होगा तो मुआहदे से हमें क्लियरली आइडिया होगा कि जो फ्यूचर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है गल्फ रीजन के अंदर या लार्जर मिडल ईस्ट के अंदर, तो वो कैसे तश्कील पाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बढ़ते डॉक्टर साहब की जानब चलते। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम को हमने इख्तिताम पे भी लेके आना, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है एक दो। जंगबंदी की जो डेडलाइन में नाकामी की सूरत में मेरा क्वेश्चन ये है कि चीन का किरदार क्या होगा? क्या वो ईरान पर असर रसूख इस्तेमाल करेगा या गैर जानबदार रहेगा? क्या समझते हैं आप? नहीं, देखो, गैर जानिबदार तो चीन नहीं है, मतलब उनका इंटरेस्ट है ईरान के साथ और ईरान से उनका सबसे ज़्यादा बड़ा कस्टमर है ईरान का वो, तो इस लिहाज से उनके इंटरेस्ट तो इन्वॉल्व हैं इसमें। तो वो अब जो चाहते हैं कि ईरान जो है वो एग्री करे और मसला हल हो, लेकिन एट द सेम टाइम वो ईरान के अपने भी मसाइल हैं, ईरान के अंदर से भी ईरान क्या एक्सेप्ट करना चाहता है, क्या नहीं एक्सेप्ट करना चाहता। अब जिस तरह यहाँ कहा जा रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं सारी कंडीशन उन्होंने मान ली हैं, वो हम उनको पैसे भी नहीं देंगे, वो जो एनरिच यूरेनियम उनके पास है वो भी हमारे हवाले कर देंगे, हमारा ब्लॉकेट भी जारी रहेगा, और तो फिर ईरान के हाथ पर लेके आएगा। तो लेकिन वो अब ये जो अगला राउंड जो हो रहा है कल से शुरू होगा, उसमें मेरा ख्याल है कि वो एक फ्रेमवर्क तय हो जाएगा, कंक्लूड नहीं होगा कुछ भी, एक फ्रेमवर्क तय हो जाएगा जिससे जंगबंदी जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। एक फ्रेमवर्क तय हो जाएगा कि 1 बाय 1 जो है ये मसाइल हम इस तरह हल करें। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब, ये एक और भी खबर चल रही है, गर्दिश कर रही है कि जो पाकिस्तान की प्रपोजल है 3D, जो 60 डेज का अगर सीज फायर हो जाता है तो उसके दौरान जो हल, उसके कोई है इतलात आपको? इतला तो नहीं है, लेकिन वो अगर मुज़ाकरात करने हैं तो आपको सीज फायर तो करना पड़ेगा ना। अब क्योंकि सीज फायर आपने किया हुआ है और उससे आप हमले शुरू कर दें, लड़ाई शुरू कर दें और कहें मुज़ाकरात कर लो, तो मुज़ाकरात कैसे होंगे फिर? अगर मुज़ाकरात आगे आपने, और लगता ये है कि ये होगा कल जो है मुज़ाकरात में एक फ्रेमवर्क तय हो जाएगा
जंग बंदी जो है उसको 60 दिन के लिए एक्सटेंड कर दें, जैसे भी है वो जंग रिज्यूम नहीं होगी, और बेसिक एक फ्रेमवर्क तय हो जाएगा कि एक मसला जो है उसको कैसे, ये सारे मसले एक मीटिंग में 2 मीटिंग में हल होने वाले नहीं है। आपको एक मसला लेके उस पे बात करनी होगी कि ये हॉर्मोज का ये मसला है, न्यूक्लियर का ये मसला है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट का ये मसला है, जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसका ये मसला है, और उसके बाद आपकी जो सैंक्शंस हैं उनका ये मसला है, जो आपके पैसे फंसे हुए हैं 100 बिलियन से ज्यादा बाहर, उनका ये मसला है। ये एक करके बात होगी, और ये कमेटीज बनानी पड़ेगी इन पे। हर मसले के लिए आप एक्सपर्ट्स कमेटी बनाएंगे, वो उसको बैठ कर देखेंगे इन डिटेल में, फिर ये बात लीडरशिप लेवल पे आएगी, फिर वहां पे डिसाइड होगा। ये एक मीटिंग में ये एक तो हमारे सहाफी हैं और दूसरे हमारे सदर मोहतरम हैं, वो जो है रौला ना पान दे, बस ये मसला हल हो गया, या तो मसला बिल्कुल तबाह हो गया तो आज जनाब सिविलाइजेशन जो है खत्म कर देनी है, तो या कल जो है बस आज तो मसला हल हो गल मुक गई। ऐसे नहीं होगा भाई, ये बड़े कॉम्प्लेक्स चले, इश्यूज आपने हैं। वोट दिया था सदर मोहतरम को, तो आप भुगते हैं, आप शिकायत क्यों कर वो तो रहे हैं? भुगत रहे हैं। देखो ना, बात ये है कि देखो, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये वियतनाम की जंग थी, 4 साल तक मुज़ाकरात हुए थे। राइट। हमारे अफगानिस्तान वाला मसला था 4 महीने तक, वो और 4 महीने की तो एक्टिव एंगेजमेंट थी। उससे पहले कितने महीने लगे थे इस बात पे तय करने के मुज़ाकरात होंगे कैसे। वो हम काउंट नहीं करते। 4 महीने से जब डेगो कार्डोवेज अपॉइंट हुआ था, और वो जिनेवा में बैठ के वो मुज़ाकरात करते थे, और पाकिस्तान में वो साहबजादा याकूब फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन वो शाम में वहां बैठते ज़ियाउल हक के साथ, और यहाँ से फिर जो बात होती उसको जाते थे, फिर वहां वो कम्युनिकेट होती, वो सारा जैसे लंबा सिलसिला चलता था वो। तो तब जाके बात होती, फिर वहां पर भी जो है वो स्टेप बाय स्टेप, ये अब इसको ये करना है, गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, इसको यूनियन कब विथड्रॉ करेगा, असला लेके जाएंगे, असला छोड़ के जाएंगे, उनके सिपाही यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, एडवाइजर यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सारी बातें, ये जो ईरान वाला मसला है उससे बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है। और फिर आप इसमें वो पार्टी जो मेज में नहीं है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, नेतन्याहू जो है, तो वो उसका क्या रोल होगा। डॉक्टर साहब, एक ऐड कर लें कि अगर फर्ज कीजिए कि ये जो मुज़ाकरात स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें अगर कोई फैसला नहीं होता है, तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के पास इस बहरान को रोकने का कोई कानूनी या इंतज़ामी इख्तियार बाकी है आपके ख्याल में? देखो, ये अक़वाम मुत्तहिदा है, सलामती काउंसिल है, वो ये 5 मुल्क है ना, अगर 5 ही एग्री करेंगे तो कोई बात होगी ना, अगर एक वीटो कर देगा तो बात नहीं बनेगी। जो अक़वाम मुत्तहिदा है या सिक्योरिटी काउंसिल है, वो किसी मुल्क को मजबूर तो नहीं कर सकती, जिसे करते हैं कुव्वत नाफ़िज़ा तो उसके पास नहीं है। स्टेट के ऊपर कोई जो है वो एनफोर्सिंग सोच जो है फोर्स नहीं है। कोई स्टेट जो है वो बजाते खुद सॉवरन स्टेट है, और वो अपने मसले खुद हल करती है, चाहे वो कमजोर स्टेट है, चाहे वो स्ट्रांग स्टेट है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई है या सुपरवाइजर है, वो ये स्टेट एग्री करते हैं तो वो आगे बैठते हैं। अगर आईएईए वाले जो है वो उनको बुलाया जाता है कि जी आप हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसको उसको मॉनिटर करें, तो वो स्टेट एग्री करता है। इराक वाले एग्री करते हैं तो वो आते हैं, ईरान वाले एग्री करेंगे तो वो आएंगे। हमने एग्री किया था तो वो हमारा कैन्यूब बना था, इंडिया वाले ने एग्री किया था तो उनका वो जो भाभा पे जो बना था उनका वो पीसफुल न्यूक्लियर प्लांट वो लगा था। तो वो स्टेट एग्री करेगी तो बनेगा, स्टेट को कोई मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेट से ऊपर कोई जो स्टेट के ऊपर कोई इदारा मौजूद नहीं है। ये जो अक़वाम मुत्तहिदा है, ये स्टेट, ये अबव द स्टेट्स नहीं है, ये अंडर द स्टेट्स है। स्टेट और खास तौर पे 5 वीटो पावर्स हैं, ये एग्री करेंगी तो बात होगी। अगर वो ये एग्री कर जाए आपस में तो फिर बात हो सकती है, नहीं कि दोबारा वीटो हो जाएगा। तो इनको नो वन कैन फोर्स दम। अक़वाम मुत्तहिदा अगर चीन और अमेरिका और रूस और ये 3 अगर एग्री कर जाएं तो फिर बात बन सकती है। 3 या 5 के दूसरा 2 की तब अहमियत रही नहीं है, इन 3 की अहमियत है। ये 3 में भी अगर 2 अगर चीन और अमेरिका एग्री कर जाए तो रशिया जो है चीन के साथ जाएगा। वैसे मसला इनका है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते चलते हैं कर्नल साहब के जानब। कर्नल साहब, सर बातें आप सुन रहे थे कि अगर कोई बात रह गई है तो इफ यू वांट टू से समथिंग और ऐड इनटू दैट एनीथिंग, सो बिकॉज़ हमने कंक्लूड प्रोग्राम को भी करना है, वाइंड अप करना है, तो व्हाट्स योर टेक ऑन एवरीथिंग? थैंक यू फावर साहब। ये मैं अभी इन्हीं की बातों को ऐड करूंगा जो डॉक्टर साहब ने की हैं, कि आप पूछ रहे थे, आप यूनाइटेड स्टेट्स की से की बात कर रहे थे कि वो कुछ कर सकते हैं कि नहीं। आप मुझे बताएं कि ट्रंप ने कोई दुनिया का नॉर्म छोड़ा है?
हर कानून को उसने फ्लाउट कर दिया, ठीक है। उसने अपनी जो क्या यूरोप के साथ नेटो का अलायंस था उसको उसने खत्म कर दिया, वो आखिरी सांस ले रहा है। उसने यूएनओ को बिल्कुल पूछा ही ना, उसको कोई लिफ्ट करवा रहा है। उसने जो अपने क्वाड वगैरह बनाए हुए थे या बाकी चीजें बनाई हुई थी इंडिया के साथ या बाकी जो थी वो सब खत्म कर दी। वो आप वो अभी खुद जब इन चीजों को नहीं किसी तरीके से मानेगा तो बाकी कैसे मानेंगे? आप देख लें कि यूनाइटेड नेशंस जो थी वो 5, जैसे ये बता रहे 5 कवतों के वो उससे ही बनती थी ना सारी सिक्योरिटी काउंसिल में, अगर वो क्या मुत्तफिक होती तो बाकी चलती थी। राइट। अभी इस पूरे के चीज में आप देख लें ये जो हमारा ईरान वाली वॉर है, इसमें अब नेगोशिएशन वाला प्रोसेस हो रहा है, इसमें कहीं क्या ब्रिटेन और फ्रांस का जिक्र हो रहा है? वो खुद अपने आप को आइसोलेटेड महसूस कर रहे हैं, अपनी रेलेवेंस दिखाने के लिए उन्होंने 40 मुल्कों की एक वो कॉन्फ्रेंस बुला ली है, उसमें वो कोई कि जी स्टेट ऑफ हॉर्मस को खोला जाए, उनकी किसी ने सुननी है? उनकी कोई उनको पूछता है ना, उसकी कोई हैसियत, ठीक है। तो दूसरी चीज ये है कि जो आजकल जो एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है वो ये है कि ये जो क्या कहते हैं वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक वो कहते हैं कि ये ज्यूज जो हैं, ज़ायोनिस्ट जो हैं, लॉबी इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये बड़ी स्ट्रांग है, ये चाहती है कि इस तनाजे को सीज फायर एक्सटेंड करते करते इसको ये साल गुजार लिया जाए, साल के एंड तक ले जाया जाए, ताकि जो इलेक्शन है उसको उसमें हम कुछ गुजार लें और उधर उसको सरवाइव कर जाए। वरना उनको पता है कि इस इलेक्शन में अगर डेमोक्रेट्स जीत गए और उनकी मेजोरिटी आ गई तो ये एक प्रेसिडेंट सिटिंग डक होगा या इसके खिलाफ इंपीचमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इसको किसी तरीके से इस पीरियड को निकाल के फिर नेक्स्ट ईयर के शुरू में ईरान पे फिर अटैक कर दिया जाए। अभी इस चीज से डरते हुए अटैक बार बार ईरान कह रहा है कि जी हमें को गारंटी देंगे पीस के लिए, वो गारंटी कौन देगा? आप ये देखिए वो गारंटी कौन देगा? उस गारंटी देने के लिए कोई है? मुझे इस चीज का बताएं। तो उस गारंटी के लिए ना पाकिस्तान दे सकता है, ना चीन दे सकता है, ना रशिया दे सकता है। कोई आएगा गारंटी देने के लिए? कोई नहीं आ रहा है। तो वो जो चीज है वो ईरान को सबसे ज्यादा काट के खा रही है और वो उसी चीज पे वो कह रहे हैं कि जी हमारी सीबीएम जो है ये, उन्होंने एक सीबीएम किया था अभी ये जो परसों चौथ किया था कि जब उन्होंने आपने हुर्मुज़ खोली थी, साथ ही क्या कहते हैं ट्रंप ने वो 6-7 अपनी क्या वो ट्वीट्स कर दी और वो स्टेटमेंट्स दे दी कि जनाब हमने ये कर दिया, हम तो आप ये सीज नहीं उठाएंगे, हम क्या कहते हैं वो सारा इनका यूरेनियम ले जाएंगे, हम इनके वो पैसे इनको नहीं रिलीज करेंगे $20 बिलियन और ये वो। उसके बाद अमेरिकन ने कहा यार ये तो इनका दिमाग खराब है, साथ ही उन्होंने वो दोबारा 19 घंटे के बाद उसको क्या सीज कर दिया अपना हुर्मुज़ को। तो ये जो चीजें हैं ये सारी आप देखें, ये जो ईरान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बहुत क्या जेन्युइन है। वो कहते हैं इन्होंने फिर हमारे पर अटैक कर देना है, इनका कोई एतबार नहीं है। और वो जो कौन ये जो आप डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे, वो पहले ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे थे कि यूरेनियम का मसला है फलाना। आप एक बात याद रखें, ये जो ईरान के साथ इनकी ये जो चल रही हैं मीटिंग्स, ये आज की तो नहीं चल रही हैं। एक अकॉर्ड ऑलरेडी 2015 में बाइडेन के पहले ओबामा के दौर में हो गया था इनके साथ। उसने उनको आते ही उसने अपने ने ट्रंप ने आके तोड़ दिया था उस अकॉर्ड को। तो अब न्यूक्लियर इश्यू पहले कई दफा सॉल्व हो चुका है। आप देखिए ओमान वाली टॉक्स में भी हुआ, दोहा वाली टॉक्स में भी हुआ, जेनेवा वाली टॉक्स में भी हुआ। ये जो स्टीव वॉटकॉफ और कुशनर हैं, ये सारे उसमें थे मौजूद। इसीलिए इन पे अभी ईरानी जो है वो एतबार ही नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं जी दे शुड नॉट कम, हम तो आप क्या कहते हैं जेडी वैंस को लेके आए। आज भी सारे वही है, पहले उन्होंने नॉमिनेट किया है कि जनाब स्टीव वोडकॉफ वगैरह आएंगे और कुशनर जेडी वैंस नहीं है। बाद में क्या घंटे डेढ़ बाद दे हैव टू बैक ट्रैक। उन्होंने कहा जी नहीं जेडी वैंस आएगा तो फिर जाके होंगे वो, क्योंकि ईरान ने कहा हुआ कि हमें कोई एतबार नहीं है इन लोगों के ऊपर। तो बेसिकली जो सीबीएम है वो सारे के सारे क्या जो फ्लाउट करता है वो यूनाइटेड स्टेट्स खुद करता है। इधर भी जब ये पिछले हफ्ते टॉक्स हुई हैं उसमें ईरान केम वेरी वेल प्रिपेयर्ड with the delegation of 71 people, all the specialists जो थे वो सारे साथ लेकर आए थे। लेकिन जो नॉन सीरियस एटीट्यूड था वो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ था और यूनाइटेड स्टेट्स वाले खुद हैरान थे कि जनाब
ये ईरानी जो है इतना कुछ फोरगो करने के लिए तैयार है फॉर पीस, और दे वर नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल। इसीलिए उन्होंने जेडी वैंस में अचानक उससे क्या कहते हैं वो ब्रेक ली। पहले वो ब्रेक कह रहे थे कि जी उसको 5-6 घंटे रेस्ट लेनी है, वो ले लेंगे, लेकिन वो खाना खाने के बाद उन्होंने कहा जी अच्छा जी कोई नहीं, ये फिर हम वापस जाते हैं, हम नेक्स्ट सिटिंग में करेंगे। सो दैट इज हाउ द थिंग्स हैव हैपेंड। जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है वो यूनाइटेड स्टेट्स का है, वो ईरानियंस का नहीं। ये सारी चीजें आप देखनी है। अब देखते हैं कि ये खुद अमेरिकन कितना सीरियस होते हैं, ये अपने मुंह पे ट्रंप को टेप लगाता है कि नहीं लगाता है। चले ये क्वेश्चन हम ब्रिगेडियर साहब से भी करते हैं कि ब्रिगेडियर साहब टेप मुंह पे लगाता है कि नहीं लगाता। कुछ कोई चीज आप ऐड करना चाहेंगे इसमें? कर्नल साहब बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब भी कर रहे थे। जी, मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका की जो डिप्लोमेसी है, उसको ऐसा लगता है कि जो अमेरिका के एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट्स हैं वो कम हैंडल कर रहे हैं, और अमेरिका के जो पॉलिटिशियंस हैं, ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप और डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेट जो हैं, ये ज़्यादा हैंडल कर रहे हैं। और उसकी वजह से ये हो रहा है कि ये चूंकि सीजन पॉलिटिशियन डिप्लोमेट्स नहीं हैं और ना ही ये सीजन पॉलिटिशियंस भी हैं, तो इनकी जो ऐसे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग है डिप्लोमेसी की और पॉलिटिकल अफेयर्स की, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल अफेयर्स रिलेटेड टू द ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स, वो शायद बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है। इसकी वजह से ये बजाय इसके कि किसी सीरियस डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी बना के तो उसको कोर्स को फॉलो करने की कोशिश करें, कि इनका जो ज़्यादा जोर लगता है वो मीडिया स्टेटमेंट्स के ऊपर और अपने एक्स के ऊपर ट्वीट मैसेजेस के थ्रू धमकियां देने के ऊपर है। तो इस तरह से डिप्लोमेसी जो है वो काम नहीं करती। डिप्लोमेसी बड़ा एक पेनस्टेकिंग, बड़ा सब्र आज़मा और बड़ा मुश्किल काम है, जिसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो है, करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस कितना है उन लोगों का जो इस डिप्लोमेसी के अंदर एट द मोमेंट इन्वॉल्व हैं। तो मैं देखता हूं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं और उनके जो सेक्रेटरी हैं हेगसेट, वो उनका कुछ इस तरह से उनकी अप्रोच टू द प्रॉब्लम है कि वो ना डिप्लोमेसी को कोई ज़्यादा मतलब एक्ट करने स्पेस उसके डिप्लोमेसी के लिए ज़्यादा छोड़ रहे हैं। दूसरा, वो चूँकि अपनी गोल पोस्ट जो है वो बार बार चेंज कर रहे हैं विद रेफरेंस टू मिडल ईस्ट। तो देखिए, जब ये गोल पोस्ट कोई लीडर बार बार पॉलिटिकल लीडर चेंज करता है तो उसका इम्पैक्ट जो होता है वो मिलिट्री स्ट्रेटजी के ऊपर होता है। जनरल्स को अपने मिलिट्री प्लान्स को, अपनी स्ट्रेटजी को बार बार रीओरिएंटेट करना पड़ता है। तो वो मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप के इन ट्वीट्स ने और स्टेटमेंट्स जो ये दे रहे हैं, इन्होंने ना सिर्फ पॉलिटिकल लेवल के और डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर एक आप कह लें कि सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन फैलाई हुई है, बल्कि वो मिलिट्री स्ट्रेटजी को भी नेगेटिवली इनका जो सारा ये सिलसिला है वो अफेक्ट कर रहा है। इसलिए अगर ये इसी तरह से जारी रहेंगे तो ना मिलिट्री स्ट्रेटजी कोई इनके लिए कोई मतलूबा नताइज पैदा कर सकेगी, ना डिप्लोमेसी कर सकेगी। इसके लिए ये चाहिए कि ये लोग जो हैं ये कुछ थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करें। अभी जब मुज़ाकरात होंगे तो डिप्लोमेट्स के लिए, और अगर खुदा ना खास्ता मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर जनरल्स के लिए, ताकि कम से कम वो कोई स्ट्रेटजी बना के उसको इम्प्लीमेंट करें और कोई नतीजा तो निकले। क्योंकि अभी जो सूरत हाल है, अभी नतीजा क्यों नहीं निकलता, हमें ये समझने की ज़रूरत है। अभी मुज़ाकरात से नतीजा क्यों नहीं निकल रहा? वो इसलिए नहीं निकल रहा कि इस अभी तक जो जंग हुई है इसमें अभी तक किसी फ्रीक को शिकस्त नहीं हुई, वाज़ेह शिकस्त नहीं हुई किसी फ्रीक को। लिहाजा अभी सिचुएशन क्या है कि जो दोनों पार्टीज हैं वो मुज़ाकरात कर रही हैं फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ।
तो जब दोनों पार्टियां जो हैं वो उस पे मतलब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात कर रही हैं, तो वो उसमें वो एक दूसरे को ज़्यादा कंसेशंस देने के लिए तैयार नहीं हो रही। फिर एक बात अगर आपको याद हो, ईरान के डेलीगेशन ने जब वो इस्लामाबाद में आए थे तो उन्होंने एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये हमारी पहली मुलाकात हुई है अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव से, इनके नुमाइंदगान से, तो हमारा ख्याल था कि पहली मुलाकात में ये हमारा ट्रस्ट जो है वो ये कोशिश करेंगे कि हमारा इनके ऊपर ट्रस्ट जो है वो बिल्ड हो जाए, जो कि इन्होंने नहीं किया। ये ईरान की बात मैं समझता हूँ कि ये ठीक है, इसमें वजन है। देखिए जब जब अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं, जो बयानात हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, उनके मिनिस्टर के, सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट हैं, वही कोई सॉलिड ग्राउंड पे नहीं खड़े हो रहे, कोई क्लियर बात नहीं कर रहे, तो ट्रस्ट का लेवल जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है। तो ये ज़रूरी था अमेरिकन टीम के लिए जो यहाँ पे मुज़ाकरात के लिए आई थी इस्लामाबाद में, कि ये एक ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करती इन द परसेप्शन ऑफ ईरानियन डेलीगेशन एंड ईरानियन लीडरशिप, कि हम आपके साथ जो भी बातचीत कर रहे हैं वी आर वेरी सिंसियर, और जो हम कह रहे हैं वी मीन इट। तो देखिए दूसरी पार्टी का जब तक आप ट्रस्ट ही विन नहीं करते, तो आप उसकी जो आपके बारे में परसेप्शन है, आप उस परसेप्शन जो कि 47 साल से नेगेटिव है, उस नेगेटिव परसेप्शन को आप जब तक पॉजिटिव में बदलने की कोशिश नहीं करते, पॉजिटिव में बदलेंगे तो मुज़ाकरात आगे चलेंगे और नतीजा खेज होंगे, कोई दूसरी पार्टी आपको ट्रस्ट करने को तैयार होगी। तो अमेरिका बजाय इसके कि अमेरिकन इस पॉलिसी को अपनाएं और इस अप्रोच को अपनाएं, वो थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, धमकियों पे धमकियां लगा रहे हैं। तो देखिए इससे तो बात नहीं बनती है, ये कोई डिप्लोमेटिक वे नहीं है दूसरे को धमकी लगाना। ये मतलब है यहाँ पे कोई स्ट्रीट पॉलिटिक्स नहीं हो रही, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जैसे वो अमेरिका में जब लॉन्ग वीकेंड शुरू होता है तो पब्स के अंदर जुमे की रात को लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं और एक दूसरे को मार कुटाई करते हैं। ये वो तो नहीं काम हो रहा, यहाँ पे सीरियस डिप्लोमेसी हो रही है। तो जो सीरियस चीज़ है उसको सीरियस ही लेना चाहिए, उसको इस तरह की स्ट्रीट डिप्लोमेसी, स्ट्रीट टाइप अप्रोच टू द डिप्लोमेसी जो है वो नहीं करनी चाहिए। अमेरिका दुनिया की ठीक है बड़ी पावर है, बड़ी पावर का और बड़ी मिलिट्री पावर भी है, तो इसका ये नहीं मतलब कि बड़ी मिलिट्री पावर जो है इट स्टार्ट्स थ्रोइंग इट्स वेट अराउंड और हर एक बंदे को घूरना शुरू कर दे और हर एक के साथ बदतमीजी शुरू कर दे। ये तरीका नहीं होता है। और ये इनको अपना बिहेवियर जो है प्रेसिडेंट ट्रंप को भी और इनकी जो टीम है, इनके जो मिनिस्टर्स हैं, इन सबको चेंज करना चाहिए और इनको इस तरफ आना चाहिए कि अगर हम वाकई हल चाहते हैं तो वो उस हल के लिए सीरियस बात हो। ये सीरियस मैटर है। पूरी दुनिया की इस वक्त जो है पूरी दुनिया मुश्किल में आई हुई है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ब्रिगेडियर साहब, प्रोग्राम एक मिनट अगर आप मुझे दें। जी। जब पूरी दुनिया क्राइसिस में आई हुई है तो इस इशू को धमकियों से हल करने की जरूरत नहीं है, इस इशू को सीरियसली हल करने की जरूरत है। तो अमेरिका को और अमेरिकी क़यादत जो है उसको चाहिए कि अपने अंदर वो सीरियसनेस जो है वो लेके आए और वो लेके तो मुज़ाकरात के लिए आए और सिचुएशन और क्राइसिस को हैंडल करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। इट सीम्स लाइक ब्रिगेडियर साहब इज वेरी अनहैप्पी द प्रेजेंट डिप्लोमेसी इज गोइंग ऑन। हाउ इज एग्जैक्टली वर्क द डिप्लोमेसी? आई मीन आपका तजुर्बा भी है इसमें, कुछ गाइड करें हमें इस बारे में जरा। नहीं, वो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये मतलब उसको फर्स्ट स्टेज पे ये है कि आप बैठ के एग्री कर लेते हैं बेसिक फ्रेमवर्क क्या हमने क्या किस मौजू पे बात करनी है, दैट्स नंबर वन। उसके बाद फिर उसको जो है आप यू ब्रेक इट डाउन इनटू पीसेस। मतलब ईरान का वाला मसला बहुत कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियर का है, हॉर्मुज का है, उनके जो बाहर पैसे फंसे हैं उन पे है, उनके सैंक्शंस पे है वो। तो इनके लिए सबके लिए आपको अलग अलग कमेटी बनानी पड़ेगी, एक्सपर्ट्स कमेटी बनेगी, लीडरशिप उसमें शामिल नहीं होगी। ये पहले कह चुका हूँ। तो उसमें बैठ के फिर लोग जो है उसका निटी ग्रिटी है वो उससे एग्री कर डिटेल बना लेते हैं कि ये पॉसिबल है, ये इसका ये इम्प्लीकेशन होगी, इसकी ये इम्प्लीकेशन होगी।
और उसके बाद फिर वो लीडरशिप के पास जाता है। लीडरशिप जो है उसमें एग्री करते या नहीं करते, वो उस पर डिसाइड, वहां पे डिसाइड होता है वो। और उसके बाद जो है वो कमेटीज जो हैं उनकी जो रिपोर्ट है उसकी बेसिस पे बात आगे बढ़ती है, और एक एक आइटम पे अलग-अलग बात होती है। तो वो इट इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग। ये आई डोंट नो, ये जब से शुरू हुआ है सिलसिला, ये बस ये हो गया जनाब, बात होगी, बस बात तो हो गई जनाब, मामला तय हो गया। इसका मामला तय नहीं हुआ, ना ये कल मामला तय होगा। मामला तय करने की जो है ना वो इंटेंशन, वो तय है जिसे हमारे कहते हैं नीयत खैर। कि वो नीयत खैर जो है वो बात शुरू होगी नीयत खैर कि भाई हम सारे नेक नीयत हैं, हम ये बात आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो ये होगा, फ्रेमवर्क उसमें बनेगा, और ये जो है ये सीज फायर ये एक्सटेंड होगी, और मेरा ख्याल है ब्लॉकेड विल बी लिफ्टेड प्रोबेबली, आई एम नॉट श्योर। ब्लॉकेड भी, और ईरान भी जो है वो अपना इट विल मूव, क्योंकि ईरान को जो है वो अब सख्त प्रॉब्लम है कि 500 मिलियन देवर अर्निंग पर डे। उनका तेल जा रहा है जब से जंग शुरू हुई है। ईरान का तेल तो जा रहा था, सिर्फ जो बाकी गल्फ कंट्रीज हैं उनका किसी का तेल वहां से नहीं जा रहा था। तो अब ईरान का उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने ब्लॉकेड लगाया इसीलिए है कि ईरान का तेल क्यों जाए, फिर ईरान का भी बंद करो। तो ईरान का तेल उन्होंने बंद कर दिया। ईरान ईरान को भी सीरियस स्क्वीज ईरान पर भी अब, तो वो उससे निकलना होगा उनको। तो ये इट विल टेक टाइम, मसला हल हो जाएगा अगर दोनों की नीयत ठीक हो, और तो मसला हल हो जाएगा। ये कोई ऐसा मसला नहीं जो हल ना हो, सिर्फ नीयत ठीक हो दोनों की कि हमने हमने मसला हल करना है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि वो जो एक पार्टी है वो जो मेज पे नहीं बैठी, वो चाहती है कि नहीं रगड़ा लाओ, जंग जारी रखो। अमेरिका नहीं चाहता जंग जारी, अमेरिका जंग जारी रखना नहीं चाहता, वो अमेरिका के मफाद में नहीं है, और ईरान तो डेफिनेटली नहीं चाहता। तो ये हो जाएगा मसला इंशाल्लाह, बट इट टेक टाइम। नुकसान कितना पहले हो चुका है और भी होगा, लेकिन मसला हल हो जाएगा। शुक्रिया आपका, और हमारा हमने प्रोग्राम को कंक्लूड भी करना है, वाइंड अप करना है, लेकिन जाते जाते ये है कि करण साहब से कहते हैं कि करण साहब सर 30 सेकंड फाइनल थॉट्स के तौर पे। खबर साहब, फाइनल थॉट्स तो यही हैं कि ये जो हॉर्मोज बंद होने से जो नुकसान है वो एशिया का है, एशियन एंड अफ्रीकन इकोनॉमीज जो उनके अमेरिका का कोई नुकसान नहीं है। अमेरिका, कनाडा, इवन यूरोप का भी कंपैरेटिवली इतना नहीं है जितना बाकी जगह। नहीं तो सर, अमेरिका को यहाँ पे चीखें निकल गई हैं जब वो गैस लेने जाते हैं $7 पर लीटर। चीखें निकली है तो उसका एहसास नहीं है, आपकी लीडरशिप को वो एहसास नहीं है। वो कहते हैं टू हेल विद इट, वो कहते हैं ठीक है हमारी तरफ से हम लगाई बैठे हैं उधर, क्या कहते हैं हम तो नहीं आने देते। वो ऐसे टाइम अगर उनको एहसास होना शुरू हो जाएगा जब अवाम चीखेगी यहाँ से भी। अवाम चीख नहीं रही है, जब चीखेगी तो एहसास होगा ना। तो वो मेरे ख्याल में तो सो फार जो एटीट्यूड दिखा रहा है अपना प्रेसिडेंट ट्रंप, उससे तो मुझे नहीं लगता एहसास हो रहा है। वो तो कहता है टू हेल विद इट जी, मैं तो लगा ही रखूंगा। तो वो अगर उसको एहसास हो इस ज़ायनिस्ट लॉबी को, और जो अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, उसको अगर एहसास हो कि हमारे इस एटीट्यूड की वजह से अमेरिकन पब्लिक को इतना नुकसान हो रहा है, तो फिर ये सब कुछ ना हो। आप लोगों ने अपने ऊपर लीडरशिप में ही ऐसे बंदे रखे हुए हैं जो जिनको कोई एहसास नहीं है, तो फिर ये सब कुछ इसी तरह होगा। वो कहते हैं जी एशिया में हो रहा है सब कुछ ठीक है, उधर क्या कहते हैं मिडिल ईस्ट में वो लोग सफर कर रहे हैं, हमें क्या, हम इधर बैठे एंजॉय कर रहे हैं उनके तमाशे। अगर वो ना एंजॉय करें तमाशा, तो अमेरिकन में ये ना सूरत पैदा हो। ठीक है, तो मेरा तो चाहता है कि जब तक ये एहसास इंटरनली डोमेस्टिकली अमेरिकन पब्लिक को नहीं होगा, ये चीजें ठीक नहीं होगी। बहुत शुक्रिया करण साहब आपका। ब्रिगेडियर साहब सर 30 सेकंड फाइनल थॉट्स। के मुज़ाकरात शुरू हो जाएं और कोई किसी नतीजे पे पहुंच जाएं, वरना अगर इस मरतबा फेल हुए तो मुझे लगता है कि दोबारा से जंग की तरफ चले जाएंगी दोनों पार्टीज। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका। डॉक्टर साहब सर 30 सेकंड फाइनल थॉट्स। बकल इंशाल्लाह ये बात आगे बढ़ेगी, मुज़ाकरात फेल नहीं होंगे, और जो मैंने पहले भी कहा कि ये बेसिक फ्रेमवर्क जो है वो कल तय हो जाएगा कि बात आगे कैसे बढ़ानी है, कमेटीज वगैरह बन जाएंगी और बात आगे चलेगी, और आगे अगले कुछ अरसे में इंशाल्लाह ये हो जाएगा, और ये जो है
सीज फायर ये एक्सटेंड हो जाएगी और हो जाएगा मसला, बट इट टेक टाइम। इट्स गोइंग टू टेक टाइम। बहुत हाँ शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आपका भी। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने अबनाए हरमस की ताज़ा तरीन सूरत नायब सदर JD वेंस के मुतवक्किल दौरे पाकिस्तान और खित्ते में बनने वाली नई दफाई और मुआशी इत्तेहादियों पर तफसीली बातचीत की है। आलमी सियासत जिस तेज़ी से करवट बदल रही है, इसमें पाकिस्तान का किरदार और आने वाले चंद दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी। अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान खाफिज यूसुफ को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह हाफिज़।